हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका पेपर 2, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 13th लेक्चर वीडियो है। 12 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सीरीज में। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा एंड इसकी हेल्प से पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एक बार देख लीजिए ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। एक सेकेंड, ये स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। ये वो सारे सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर सिलेबस को लेके कोई डाउट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं इस एग्जामिनेशन के सिलेबस में, कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जहां पे मैंने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है। और एक बार देख लीजिए ये सारे सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और आप देखेंगे यही तो सिलेबस है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैनेजमेंट का। तो मेरे जो चैनल पे जो डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, राइट। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। और मैं भी आपके साथ जून 2025 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसकी तैयारी को देखते हुए मैं भी हर दिन आपके लिए वीडियो लेक्चर्स ला रही हूँ। तो जरूर मुझे भी मोटिवेट करते रहा करिए ताकि मैं भी हर दिन आपके लिए वीडियो लेक्चर लाती रहूं, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2017 में। जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये असर्शन रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक असर्शन दिया रहता है, एक रीजनिंग दी रहती है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से बताना है कि चारों ऑप्शन में से क्या सही है। तो असर्शन क्या कह रहा है कि द स्टेट शेल एंडेवेयर to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। तो एसर्शन क्या कह रहा है कि जो स्टेट्स होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट कर सके, इंप्रूव कर सके इन्वायरमेंट को, और जो वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है किसी भी कंट्री के, उनको सेफ गार्ड कर सके। ठीक है, तो दिस इज द एसर्शन। एंड इसकी रीजनिंग क्या दी गई है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी डायरेक्टिव पॉलिसी, उसकी स्टेट पॉलिसी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें स्टेट्स को कमांड दिया गया है टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रीजन इसका ये दिया गया है। इस रीजन के कारण जो भी स्टेट्स होते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखें, वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड रखें। ये आपको असर्शन एंड रीजनिंग में दिया गया है। मैं बताना चाहूंगी कि आर्टिकल 48 इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बताना चाहूंगी कि आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के, उसमें कहा गया है, जो स्टेट्स हैं उनको डायरेक्शन दिया गया है कि उन्हें जो एग्रीकल्चर है उसे ऑर्गेनाइज करना है, एनिमल हस्बेंड्री करनी है मॉडर्न वे से, साइंटिफिक तरीके से। एंड जो एनिमल्स ब्रीड हैं उनको प्रिजर्व करना है, उनको इंप्रूव करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, एंड स्लॉटर वगैरह ना हो। ठीक है, इस चीज को प्रोहिबिट करना है। तो सही में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टेट पॉलिसी है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात कही गई है, इसीलिए जो स्टेट्स होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये आया हुआ है जनवरी 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैच कराने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 2 आइटम दिए गए हैं। एक सेकंड में स्क्रीन सेट कर दूं पहले। अगला क्वेश्चन है मैच, मैच कराने वाला क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 की आइटम है, लिस्ट 2 की आइटम है, आपको मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपको सीएसआर के मॉडल दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में बताया गया है कि ये जो मॉडल है किस बात पर एम्फेसिस करते हैं, तो आपको मैच कराना है। सीएसआर जानते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिफरेंट मॉडल हैं। क्या क्या नाम है, इथिकल मॉडल, स्टैटिस्ट मॉडल, लिबरल मॉडल, स्टेक होल्डर मॉडल, ये 4 मॉडल दिए गए हैं। एंड ये मॉडल किस बात पे एम्फेसिस करते हैं ये आपको ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैच कराना है।
तो सबसे पहला क्या है कि कॉर्पोरेट एम्फेसिस। चलिए मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि इन मॉडल्स में बातें क्या कही गई हैं। अगर ये आपको पता है तो आप बहुत आसानी से मैच करा लेंगे। ठीक है, पहले इन मॉडल्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला है इथिकल मॉडल। इथिकल नैतिकता से रिलेटेड है। तो इथिकल मॉडल क्या कहता है कि ये हर बिजनेस में ये कमिटमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर बिजनेस क्या है, पब्लिक वेलफेयर के लिए इथिकल मैनर में काम करे और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, तो इथिकल देखिए इसमें से किससे मैच हो रहा है। तो इथिकल मॉडल क्या है, वॉलेंट्री कमिटमेंट बाय कंपनीज टू पब्लिक वेलफेयर। तो इथिकल मॉडल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को वॉलेंट्री अपनी इच्छा से ही कमिटमेंट करना चाहिए कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। तो इथिकल मॉडल ये बात कहता है। तो ए किससे मैच हो रहा है, सेकंड से। तो बताइए ए सेकंड से कहां पे मैच हो रहा है, में भी हो रहा है, 3 में भी हो रहा है, 1 में भी हो रहा है। तो चलिए ठीक है। अगला जो है स्टेक होल्डर मॉडल की, चलिए बात कर लेते हैं। स्टेक होल्डर मॉडल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि अपने स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके हित में काम करें। स्टेक होल्डर में आपके सप्लायर भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, एम्प्लॉयज भी आते हैं, शेयर होल्डर भी आते हैं स्टेक होल्डर में। ठीक है, तो देखिए ये बात कहाँ कही गई है, किस वाले ऑप्शन में कही गई है। ये देखिए इसमें कही गई है कि कंपनी रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ कस्टमर एंड कम्युनिटी। यानी कंपनी जो है कस्टमर, कम्युनिटी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, सप्लायर, इनके हित में काम करे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। यानी डी किससे मैच हो रहा है, 4 से। तो बताइए डी 4 से कहाँ पे मैच हो रहा है, एक डी 4 से यहाँ पे मैच हो रहा है, ए सेकंड ये मैच हो रहा है। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड में से कुछ आंसर है। अगला देखते हैं लिबरल मॉडल क्या कहता है। लिबरल मॉडल कहता है कि यहाँ पे देखिए मैंने वैसे चारों मॉडल के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। लिबरल मॉडल क्या कहता है कि कंपनीज की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर। लिबरल मॉडल कहता है कि कंपनी की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करे। शेयर होल्डर की वेल्थ मतलब क्या है, प्राइवेट ओनर्स की तरफ काम करे। ठीक है, ये कहता है लिबरल मॉडल। यानी सी किससे मैच हो रहा है, 1 से। तो देखिए सी 1 से कहां पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें वैसे पता चल गया है कि आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड इसके साथ ही आपको ये जो लास्ट मॉडल है स्टैटस मॉडल, इसके बारे में बता देती हूँ। स्टैटस मॉडल जो सीएसआर का है वो क्या कहता है कि जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली कौन, कॉर्पोरेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट ओनरशिप एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। कानूनी तौर पे जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये 4 मॉडल हैं। तो बेसिक आपको ना ये जो वर्ड्स हैं इनके मतलब पे जाना है। देखिए इथिकल मॉडल यानी इथिक्स के हिसाब से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन को, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, तो ये पब्लिक वेलफेयर। ठीक, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर नहीं बोल रहा है, स्टेक होल्डर बोल रहा है। स्टेक होल्डर में आपके कस्टमर, एम्प्लॉय, सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे ये कस्टमर, कम्युनिटी, ये इससे मैच हो रहा है। अगला लिबरल मॉडल में तो आपको ध्यान रखना है, लिबरल मॉडल मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर है, उनके हित में काम हो। तो ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इसके हिसाब से आप मैच करेंगे। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। और एक बात और है, ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ना, इसमें आपने 2 या 3 भी मैच कर लिए ना, और अगर वो ठीक बैठ गए, अगर आप कंफर्म है वो आपने 2 या 3 मैच करा लिए, तो इसके बेसिस पे आप आंसर बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। और ये जो क्वेश्चन है जनवरी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी जनवरी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बिजनेस शुड एक्ट इथिकली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी कोई भी बिजनेस जो है इथिकली एक्ट करे, ठीक है, नैतिकता के साथ एक्ट करे, क्यों, उसका रीजन क्या है। तो उसके 4 रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको बताना है क्यों कोई बिजनेस इथिकली एक्ट करे। पहला क्या है, टू प्रिवेंट द हार्म टू द जनरल पब्लिक। तो सही बात है, किसी भी बिजनेस को इथिकली एक्ट करना चाहिए ताकि जनरल पब्लिक का नुकसान ना हो, उन्हें हार्म ना पहुंचे। ये बात तो है। अगला क्या है, टू मीट द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। तो हाँ, किसी भी बिजनेस को इथिकली एक्ट करना चाहिए ताकि स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, साथ के साथ स्टेक होल्डर्स का भी वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट हो, तो ये भी है। अगला क्या है, टू प्रोटेक्ट देयर ओन एम्प्लॉय। तो हाँ, इथिकली इसलिए भी एक्ट करना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका हित प्रोटेक्ट हो, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज भी आते हैं, तो ये भी है। अगला क्या है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, इसलिए किसी बिजनेस को इथिकली एक्ट करना चाहिए।
मैं एक बात बताती हूँ, या तो ABCD चारों ही होता, नहीं तो ये तीनों ज्यादा, ये भी है लेकिन ये इनडायरेक्ट है। दूर का ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई बिजनेस शुरू किया है तो देखिए दूर का तो ऑब्जेक्टिव है ना कि थोड़ा प्रॉफिट कमाए, बट अनइथिकली ना कमाए। ठीक है, ये भी है रीजन, लेकिन ये दूर का इनडायरेक्ट रीजन है। ये तीनों मेन रीजन है। तो देखिए ABC किसी में है आंसर, ABC 1 में इज आंसर। ठीक है, या तो चारों होता, चारों किसी में नहीं है, तो ABC इज द आंसर। ABC। देखिए कोई भी बिजनेस अगर इथिकली वर्क करेगा तो क्या होगा, कस्टमर का, एम्प्लॉय का, शेयर होल्डर का, या बिजनेस से जुड़े जितने लोग हैं ना, उनका ट्रस्ट उस बिजनेस पे बढ़ता है। एंड अल्टीमेटली तब बिजनेस क्या होता है, फ्लरिश करता है, ग्रो करता है, लंबे समय तक रन करता है, सक्सेस पाता है, प्रॉफिट कमाता है। अगर बिजनेस इथिकली रन कर रहा है तो। अगर बिजनेस अनइथिकली कर रहा है तो किसी का क्या फेथ बनेगा। अगर आप जनरल पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर आपके यहाँ से जो प्रोडक्शन हो रही है, जिन आपकी कंपनी से जिन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है उससे इन्वायरमेंट पे नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या लोगों का ट्रस्ट आपकी कंपनी पे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट रीजन हो सकता है, ये तीनों डायरेक्ट है, तो इसका आंसर ABC है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इकोनॉमिक्स का है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आइटम, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आइटम को मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 में दिया है कॉस्ट फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, ओलिगोपोली। लिस्ट 2 में दिया है किंग डिमांड कर्व होता है, ये किंग डिमांड कर्व, आइसो, क्विंट, इंजीनियरिंग मेथड, फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, आपको मैच कराना है। मैं पिछले भी लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, वो है ओलिगोपोली और वो है किंग डिमांड कर्व। ये कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन अधिकतर बहुत पूछा जाता है, पूछने का तरीका अलग अलग होगा, बट ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा पर जरूर पूछा जाता है। तो आप समझ रहे होंगे, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने ओलिगोपोली डिटेल में डिस्कस किया है। किंग डिमांड कर्व ऐसा बनता है, डिमांड कर्व ये ऐसा किंग, यानी यहाँ पे बेंट होता है कर्व, किंग डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये जो ओलिगोपोली है ना, ये तो सबसे पहले किंग डिमांड कर्व से मैच होता है। किंग डिमांड कर्व में जो कर्व बनता है दैट इज ये सॉरी ओलिगोपोली में जो कर्व बनता है, डिमांड कर्व, वो किंग होता है। किंग मतलब बेंट होता है, पॉइंट पे बेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई फर्म प्राइस बढ़ाती है तो राइवल नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन कोई फर्म प्राइस घटाती है तो राइवल्स उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आता है किंग, मतलब बेंट आता है। ठीक है, तो ओलिगोपोली तो किंग डिमांड कर्व से मैच हो रहा है। तो 4 किससे हो रहा है, ए से। तो इसमें बताइए 4A से कहाँ पे मैच हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, बाकी तो कहीं हो ही नहीं रहा है। तो इसमें तो आप 100% श्योर है, इतने लेक्चर्स में मैंने इतना साफ डिस्कस किया है, तो ये तो आप 100% श्योर है, तो आंसर 4 है, ये कंफर्म है। क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2017 में। पर चलिए हम बाकियों को भी देख लेते हैं। अगला क्या है, ये किंग डिमांड कर्व हो गया। अगला फैक्टर प्राइस, अगला क्या है आपका फैक्टर प्राइस नहीं, कॉस्ट फंक्शन। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, चलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैं जरा वो आपके लिए पढ़ देती हूँ। कॉस्ट फंक्शन बेसिकली एक्सप्रेस करता है कि हाउ कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कैसे कॉस्ट चेंज होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट या विद द चेंज इन फैक्टर प्राइसिंग। कॉस्ट कैसे, कॉस्ट फंक्शन में क्या होता है, कॉस्ट कैसे चेंज होती है विद द चेंज इन फैक्टर प्राइस। तो ये वन जो है किससे मैच हो रहा है, डी से मैच हो रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड है, आइसो क्वेंट आपने पढ़ा था, आइसो क्वेंट पढ़ा था। आइसो मतलब होता है इक्वल, क्वेंट मतलब होता है क्वांटिटी। तो आइसो क्वेंट कर्व क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट। आइसो क्वेंट कर्व भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आइसो क्वेंट कर्व से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आइसो क्वेंट कर्व के फीचर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसो क्वेंट कर्व कुछ ऐसा बनता है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो आइसो क्वेंट कर्व, आइसो मतलब होता है इक्वल, क्वेंट मतलब होता है क्वांटिटी। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट विच प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो वो आइसो क्वेंट कर्व बताता है। तो वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने 3 मैच कर लिए। फर्स्ट किससे जा रहा है, डी से जा रहा है, और ये जो थर्ड है ये किससे जा रहा है, बी से जा रहा है, आइसोक्वेंट से। तो आप वैसे भी समझ गए, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और सप्लाई फंक्शन जो है इंजीनियरिंग मेथड से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अगर आप किसी एक या दो को लेके भी 100% श्योर हुए ना, तो मैचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है। लिस्ट वन में दिया है लेटेंट डिमांड, फुल डिमांड, ओवरफुल डिमांड एंड अनहोलसम डिमांड, और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है। अब इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट दीज फोर टर्म्स, जब आपको इन चार टर्म के बारे में पता होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए मैं इन चार टर्म के बारे में आपको बताती हूँ। पहली क्या है, लेटेंट डिमांड। अच्छा वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं लेटेंट डिमांड। लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ। तो लेटेंट डिमांड मतलब वो डिमांड जो एग्जिस्ट तो कर, मतलब वो डिमांड जो अभी कस्टमर ने एक्सप्रेस नहीं की है। कस्टमर को इस चीज की डिमांड तो है बट कस्टमर ने अभी उसे जाहिर नहीं किया है। लेटेंट मतलब छुपा हुआ होता है। तो यानी वो डिमांड किसी प्रोडक्ट की जो एग्जिस्ट तो कर रही है बट अभी कस्टमर ने शो नहीं किया है, तो दैट इज लेटेंट डिमांड। देखिए लेटेंट डिमांड क्या है, कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी वो डिमांड जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, उसको कहेंगे लेटेंट डिमांड। यानी वो डिमांड जो अभी छुपी हुई है, कस्टमर ने अभी शो नहीं की है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट, मतलब मार्केट में इतना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट डिमांड। फुल डिमांड अगला टर्म है, फुल डिमांड। तो ये किससे मैच हो रहा है, ए जा रहा है थर्ड से, तो ए थर्ड पे कहां पे है, ये है और ये है। अगला क्या है, फुल डिमांड। फुल डिमांड मतलब क्या है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, पूरा सामान बिक जाता है, दैट इज कॉल्ड फुल डिमांड। देखिए ये कहां पे हो रहा है, फुल डिमांड। फुल डिमांड ये है शायद, कंज्यूमर्स आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल प्रोडक्ट पुट इनटू द मार्केट प्लेस, यानी कंज्यूमर वो सारे प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो यही तो होता है फुल डिमांड में, जितना डिमांड उतनी सप्लाई, सारा सामान बिक जाता है, तो दैट इज फुल डिमांड। तो बी किससे मैच हो रहा है, फोर से। देखिए बी फोर से मैच हो रहा है, हाँ ठीक है। अगला क्या है, ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं है, उतनी ज्यादा डिमांड है, तो दिस इज कॉल्ड ओवरफुल डिमांड। तो मोर कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाइड, यानी डिमांड ज्यादा है। तो सी किससे मैच हो रहा है, वन से, ये है। अगला क्या है, अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड मतलब उन प्रोडक्ट की डिमांड जिसका कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, जैसे सिगरेट की डिमांड होना, ड्रिंक्स की डिमांड होना, दैट इज कॉल्ड अनहोलसम डिमांड। तो देखिए कंज्यूमर में बी अट्रैक्टेड टू दोज प्रोडक्ट विच आर अनडिजायरेबल फॉर अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंस। तो ये क्या है, अनहोलसम डिमांड। तो डी किससे मैच हो रहा है, सेकंड से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप एक बार ये पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है। अच्छा मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, ये जुलाई 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है। लिस्ट वन में क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, सब्स्टिबिलिटी ऑफ इनपुट, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक। इधर देखिए आइसोक्वेंट कर्व, आइसो कॉस्ट लाइन, प्रोडक्शन फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये चार ऑप्शन दिए, ठीक है। तो एक मैं बात कह रही थी, आइसोक्वेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो आइसोक्वेंट कर्व ऐसा बनता है, ये होता है आइसोक्वेंट कर्व। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट, यहाँ पे इनपुट वन होगा, गुड वन, और गुड बी होगा, दो गुड्स होंगे। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट विच प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो ये बनता है आइसोक्वेंट कर्व, और ये होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। तो आंख बंद करके इसको इससे मैच कराइए, ठीक। आइसोक्वेंट के फीचर्स को जरूर पढ़ के जाइएगा, सेपरेट वीडियो वैसे मैंने बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में ये सब टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। अगला आइसोक्वेंट हो गया। अब एक होता है आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉस्ट लाइन का कर्व ऐसा होता है, ऐसे करके आइसो, आइसो मतलब होता है इक्वल, कॉस्ट मतलब कीमत, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जिसकी टोटल कॉस्ट इक्वल आए, तो वहां से निकलती है आइसो कॉस्ट लाइन। तो आइसो कॉस्ट लाइन का निगेटिव स्लोप होता है, आइसो कॉस्ट लाइन का निगेटिव स्लोप होता है, ये इसका फीचर है। तो सी मैच होगा सेकंड से। तो देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशन कहाँ बैठ रहा है, डी किससे मैच हो रहा है, वन से, तो बताइए डी वन से यहाँ पे मैच हो रहा है, और अगला क्या है, सी सेकंड, दोनों में ही मैच हो रहा है। चलिए अभी हमें और सॉल्व करने की जरूरत है। अगला क्या है,
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए मैं लिखा है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब होता है एडिशनल आउटपुट या रेवेन्यू जनरेटेड बाय वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट। यानी आपने एक यूनिट इनपुट बढ़ाया तो इससे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ओ, ये जो है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मुझे तो एक्चुअली पहले से पता है इससे मैच हो रहा है, इसलिए मैंने उसके बाद ये बताया। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, इलास्टिसिटी मतलब चेंज, चेंज इन प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन इनपुट। देखिए इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी तो चेंज है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन मतलब चेंज इन प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन इनपुट। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या चेंज आता है प्रोडक्शन में या कह लीजिए आउटपुट में ड्यू टू चेंज इन इनपुट। तो ये दोनों सेम बात हो रही है। तो एक किससे मैच हो रहा है, 4 से, तो एक किस में मैच हो रहा है, 4 से। ठीक, तो इसी में हो रहा है ना। और बाकी सब्स्टिबिलिटी ऑफ इनपुट ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है, बी जा रहा है थर्ड पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स में ये कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आप एग्जाम में कभी भी छोड़ के मत जाइएगा, ये करके ही जाइएगा। ये इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। और आपको क्या करना है, आपको लेक्चर यूजफुल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। राइट, एंड चैनल को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मैं भी आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर वीडियो लाती रहूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।